हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो ये है क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर, टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्टमैन। ये स्पेशली पोदार स्कूल की जो बुक है उसमें से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा। ये चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ की टर्म्स हैं यहाँ पे, वो की टर्म्स आप पढ़ सकते हैं। डाई का मतलब क्या होता है? कलर। हार्ट्स का मतलब क्या होता है? ओकेशनल और वीकली मार्केट, जो कभी कभी मार्केट लगता है, हफ्ते में एक बार लगता है वो। मंडी किसको बोलते हैं? होलसेल मार्केट जो होता है ना, बड़ा सा वो। और मेला तो आप जानते ही हैं, ठीक है, मेले में घूमने जाते हैं, राइट। पिलग्रिमेज किसको बोलते हैं? पिलग्रिमेज मीन्स जर्नी टू अ होली प्लेस। अगर आप किसी मंदिर, किसी बड़े मंदिर में कहीं पे जा रहे हैं, बहुत पुराना मंदिर है और बहुत फेमस है, तो वहां पे अगर आप जा रहे हैं तो वो होता है आपका पिलग्रिमेज, वहां पे जाने का। जैसे कई लोग केदारनाथ जाते हैं, राइट, तो वैसे। फिर स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक क्या है? टू प्लान एंड कैलकुलेट फॉर एन एडवांटेज। अगर आप अगर आप प्लानिंग करते हो और आप कैलकुलेशन करते हो ताकि आपको भविष्य में जाके कोई एडवांटेज हो सके, तो आप बहुत ही स्ट्रेटेजिक हो, ठीक है। टेक्सटाइल मतलब क्या होता है? टेक्सटाइल मतलब क्लोथ, कपड़ा, ठीक है, फैब्रिक। वीव मतलब टू मेक क्लोथ। तो ये जो कीवर्ड्स है मैंने बताया है, वो कीवर्ड्स आगे आपको आने वाले हैं, तो फिर से मैं उसको पढ़ाऊंगा आप लोग को। चले बच्चों, तो हम लोग एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक वर्ड पढ़ेंगे और फिर उसके हिसाब से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखो, during the medieval period from 12th to 18th century, India was a prosperous and well governed. तो उस टाइम पे देखो, 12th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी के बीच में हमें पता है क्या बोलते हैं उसको, मिडवल पीरियड बोलते हैं, राइट। उस टाइम पे बहुत ही इंडिया बहुत ही अच्छा था और बहुत ही मतलब पैसा था इंडिया के पास में। और काफी अच्छे से यहाँ पे गवर्नमेंट होती थी, काफी अच्छे से इसको चलाया जा रहा था। तो ऐसा क्या था? उस टाइम पे कौन लोग थे? द चोलास, दिल्ली सुल्तान्स एंड मुगल्स had a well governed empire that brought in stability and progress. तो ये सब जो एम्पायर थे उस टाइम पे, इतने बड़े बड़े जो एम्पायर थे, बहुत ही स्ट्रांग एम्पायर थे। तो उनके वजह से इंडिया में स्टेबिलिटी थी। मतलब ऐसा नहीं कि आज उठ के कल राजा है तो कल उठ के कोई दूसरा राजा बनेगा, ऐसा नहीं था। एक पर्टिकुलर फैमिली ही फिर पूरे इंडिया को संभालती थी। और उस टाइम पे इंडिया में काफी प्रोग्रेस हुआ। ऑल दीज फैक्टर्स एनकरेज द ग्रोथ ऑफ टाउन्स। तो इन सभी फैक्टर्स की वजह से क्या होता है कि नए नए टाउन्स बनते हैं, नए नए टाउन्स का ग्रोथ होता है। तो ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश्ड एंड विलेजेस ग्रीव इनटू टाउन्स। तो देखो, ऐसे में क्या होता है कि जब अच्छे से कोई देश अच्छे से काम कर रहा होता है, तो उसमें सब सारा बिजनेस, सारा व्यापार बहुत अच्छे से होता है। तो जो छोटे छोटे विलेजेस है ना, वो भी बड़े बड़े टाउन्स बनने लगे थे क्योंकि ग्रोथ हो रहा था इकोनॉमिक। न्यू टाउन्स वर आल्सो डेवलप बाय द दिल्ली सुल्तान्स एंड मुगल्स। तो नए टाउन्स डेवलप हो रहे थे। कौन डेवलप कर रहा था? दिल्ली सुल्तान्स और मुगल्स लोग डेवलप कर रहे थे, ठीक है। तो पहले के चैप्टर्स में बच्चों आप लोगों ने ये सब पढ़ा भी होगा कि दिल्ली सल्तनत क्या थी, मुगल्स लोगों ने क्या किया था, वो सब। द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ दिस पीरियड आर द रिकॉर्ड्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। तो इन सब के बारे में हमें पता कैसे चला? मिडवल टाइम के बारे में हमें पता कैसे चलता है? तो उसके कुछ सोर्सेस हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में फॉरेन ट्रैवलर्स यहाँ पे आए थे जिनका नाम है, ये सब टिक करना बच्चों, निकोलो कॉन्टी, मार्को पोलो, दुआर्ते बारबोसा, राल्फ फिच। ये सब इंडिया में आए थे ट्रैवल करने के लिए। इन्फॉर्मेशन काफ़ी कलेक्ट की इन्होंने, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके इन्होंने अपनी नोटबुक्स में, बुक्स में लिखा होगा, वहाँ के लोग को बताया होगा। तो उससे हमें पता चलता है कि भाई उस टाइम पे इंडिया में क्या था, ठीक है। और certain documents such as Mughal land documents also throw light on growth and development of towns. तो जब मुगलों का राज था यहाँ पे, तो इंडिया में उस टाइम पे क्या होता था कि हर लैंड के बारे में ये लोग रिकॉर्ड रखते थे, भाई किसके पास कितना लैंड है, उसके पास से कितना टैक्स लेना है। तो ये जो रिकॉर्ड थे, ये जो डॉक्यूमेंट थे लैंड के, उससे भी पता चलता है कि भाई टाउन्स में कितनी ग्रोथ हो रही थी, कितना डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है। बच्चों फिर आगे देखते हैं, हाउ द टाउन्स डेवलप्ड, ठीक है। ये टाउन्स कैसे डेवलप हुए वो देखते हैं। समटाइम्स टाउन्स डेवलप आउट ऑफ अ लार्ज विलेज विच हैड अ होलसेल मार्केट, या फिर मंडी, और वेयर ओकेशनल वीकली मार्केट्स और फेयर्स वर हेल्ड। तो कई बार क्या होता है, देखो, एक एक रीजन ये भी है टाउन के डेवलप होने का, कि भाई कोई बड़ा सा विलेज होता है और वहां पे मान लो कि हर हफ्ते या फिर हर एक दो महीने में बड़ा सा मार्केट लगता है। तो होलसेल मार्केट जो होता है उसको आप मंडी बोलते हो, जहाँ पे होलसेल में बहुत सारी चीजें मिलती है। या फिर कोई हफ्ते में एक बार मार्केट लगता है, उसको आप हाट बोलते हो, ठीक है। और वो वीकली मार्केट होता है, या तो फिर बीच बीच में कभी कभी साल में कुछ अच्छे ओकेशन पे मेला लगता है। तो इन सब चीजों की वजह से ये जो बड़े बड़े विलेज थे
वो धीमे धीमे टाउन बनते गए। एंड दिस बिकेम अ कॉमन प्लेस फॉर मर्चेंट्स, बायर्स एंड सेलर्स हु गैदर्ड हियर टू ट्रेड। अब आपको पता है बच्चों की होलसेल मार्केट होगा, मेला लगेगा, वीकली मार्केट होगा, तो बहुत सारी पब्लिक आएगी। अगर बहुत सारी पब्लिक आएगी मतलब कि पब्लिक अगर जहां पे भी इकट्ठा होती है तो वहां पे आप कुछ बेच सकते हो, कुछ खरीद सकते हो। तो एक अपॉर्चुनिटी होती है ना, जहां पे भी ज्यादा पब्लिक इकट्ठी होती है तो वहां पे दुकानें बन जाती हैं। वहां पे पता है कि भाई बहुत पब्लिक आ रही है तो कुछ ना कुछ खाएगी, कुछ पिएगी, कुछ कपड़ा अपना लेंगे, कुछ भी करेंगे। तो वहां पे बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे ट्रेडर्स लोग आ जाते हैं, मर्चेंट लोग आ जाते हैं। सम टाउन्स बिकेम ट्रेड सेंटर्स स्पेशली ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर एंड शाहजहां। तो देखो, जहांगीर और शाहजहां के टाइम पे क्या हुआ था कि जो बड़े बड़े टाउन्स थे वो तो एक ट्रेडिंग हब बन चुके थे। मतलब वहां पे भरपूर व्यापार होता था। तो व्यापार का सेंटर वो बन चुके थे। ट्रेड का मतलब क्या होता है? सेंटर। अब ट्रेड का मतलब क्या होता है बच्चों? ट्रेड सेंटर का मतलब होता है कि भाई ऐसी जगह जहां पे बहुत सारी चीजें खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं। ठीक है, उसी को ट्रेड बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ टाउन्स, किस तरह के टाउन्स डेवलप हो रहे थे? तो टाउन्स का भी क्लासिफिकेशन है। टाउन्स वर क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ देयर फंक्शन। जिस टाउन में जैसा काम होगा उसी के हिसाब से उसका वो क्लासिफिकेशन है। देयर वर टेम्पल टाउन्स, क्राफ्ट टाउन्स। और अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है ना, ऐसे में बहुत सारे ऐसे तो ऊपर भी क्वेश्चन बनेंगे कि भाई कैसे टाउन डेवलप हुए, तो उसका क्वेश्चन का आंसर ये पूरा पैराग्राफ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये टाइप्स ऑफ टाउन्स कैन से थे, तो किसके बेस पे टाउन्स बने? नेचर ऑफ देयर फंक्शन, जो वहां पे काम होता है। तो कैसे कैसे टाउन्स थे यहाँ पे? टेम्पल टाउन थे, क्राफ्ट टाउन था, कॉमर्शियल। देखो टेम्पल टाउन मतलब क्या भाई? वहां पे मंदिर वंदिर होंगे बहुत सारे फेमस। क्राफ्ट टाउन मतलब वहां पे कारीगर बहुत सारे अपना काम करते होंगे। और फिर कमर्शियल, ऊपर चलते हैं, कमर्शियल टाउन्स। कमर्शियल टाउन मतलब काफी व्यापार होता है वहां पे। कैपिटल टाउन, जहां पे उस किंगडम के राजा महाराजा ने वहां पे अपनी कैपिटल बना के रखी है और वहीं से वो पूरे किंगडम को चलाता है, तो वो कैपिटल टाउन बन गया। पिलग्रिमेज टाउन, ऐसा टाउन जहाँ का मंदिर, जहाँ की कोई भी रिलीजियस प्लेस है वो बहुत ही फेमस है और दूर दूर से लोग आते हैं, तो वो बन जाएगा पिलग्रिमेज टाउन। बट समटाइम्स अ सिंगल टाउन combined many functions and served as a temple town as well as ट्रेडिंग सेंटर ऑफ कॉटन एंड ज्वेलरी। तो कई बार क्या होता है कि कोई सिंगल टाउन होगा ना, वहां पे मंदिर भी बहुत फेमस है, वहां पे व्यापार भी बहुत होता है, तो दोनों कंबाइन हो गया ना। मतलब वहां पे रिलीजियस काम भी होता है और वहां पे व्यापार का भी काम होता है। तो उसके हिसाब से टाउन मतलब कैसे बन गए? टेम्पल टाउन भी और। तो बच्चों हमने देखा कि कुछ टाउन ऐसे थे जहां पे टेम्पल टाउन भी वो बन गए और वहां पे ट्रेडिंग भी होता था, तो ट्रेडिंग के सेंटर भी बन गए, कॉटन और ज्वेलरी भी वहां पे ट्रेड होती, तो कंबाइंड बन गए। ऐसा कौन सा टाउन था? ये भी टिक कर लेना बच्चों, थंजावुर द कैपिटल सिटी ऑफ चोलास। दो, जो चोलास लोग थे उनकी कैपिटल सिटी थी थंजावुर। और थंजावुर भी ऐसा ही सेंटर था जहाँ पे टेम्पल भी, टाउन वहाँ पे टेम्पल भी थे और ट्रेडिंग भी भरपूर होता था। अब बेटा देखते हैं कैपिटल टाउन्स। कैपिटल टाउन्स कैसे होंगे भाई? कैपिटल टाउन मतलब क्या कि राजा ने उस जगह को अपना कैपिटल बना दिया है और वहीं पे रह के अपनी कोर्ट चलाता है, अपने मंत्रियों को वहां पे बुलाता है, सब तरह के फैसले होते हैं, सारे तरह के डिसीजन वहां पे लिए जाते हैं। ठीक है, और उसने अपना महल भी वहीं पे बना के रखा है, तो इस तरह से होता है। कैपिटल टाउन्स वर मैग्निफिसेंट एंड बिकेम इंपॉर्टेंट एज किंग्स लिव्ड एंड हेल्ड देयर रॉयल कोर्ट्स हियर। मैंने कहा ना कि राजा महाराजा यहाँ पे रहते थे और यहाँ पे वो अपना दरबार चलाते थे, मतलब अपना कोर्ट चलाते थे। कोर्ट मतलब क्या भाई? कि राजा बैठा है और उसके साथ उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स भी हैं और किसी न किसी टॉपिक पे डिस्कशन होता है। ठीक है, एज ए रिजल्ट दे बिकेम पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग हब्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। अब ऐसी जगह पे जहाँ पे राजा अपने मिनिस्टर्स के साथ बैठ के डिस्कशन करता है, आम जनता से भी मिलता है, पूरे किंगडम को चलाता है, तो ऐसी जगह पे पूरे देश को, पूरे किंगडम को चलाने के लिए कोई भी पॉलिसी बनाई होगी ना, तो वो भी वहीं पे बनेगी और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का भी काम वहीं से स्टार्ट होगा। और पूरी किंगडम को एडमिनिस्टर करना मतलब कंट्रोल करने का भी सेंटर वही होगा। अब बाहर से कोई अगर आएगा फॉरेन ट्रैवलर, तो वो भी वहीं पे मिलेगा ना राजा से। सो फॉरेन ट्रैवलर्स एंड एम्बेसडर्स विजिटेड द रॉयल कोर्ट्स एंड दिस एडेड टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द कैपिटल टाउन। अब यहाँ पे कैपिटल टाउन में क्या था कि राजा महाराजा सब बड़े बड़े लोग मिल जाएंगे। तो जो फॉरेन ट्रैवलर्स और एम्बेसडर्स होते ना,
बेटा फॉरेन ट्रैवलर्स तो आपको पता है, एम्बेसडर्स मतलब क्या होता है कि अगर किसी किंगडम के राजा ने, ठीक है, अपने तरफ से कोई मैसेंजर भेजा है दूसरी किंगडम के राजा के साथ बात करने के लिए, तो वो जो मैसेंजर है वो एक एम्बेसडर कहलाता है, ठीक है। एम्बेसडर मतलब राजदूत कहलाता है। और इसी वजह से कैपिटल टाउन की इंपॉर्टेंस भी बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि ये बाहर के लोग आते, वो रॉयल कोर्ट्स में आते थे, राजा के कोर्ट में आएंगे, उससे मिलेंगे, उनके लोगों से मिलेंगे, सब बातचीत करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों। कैपिटल टाउन्स वर मैनी टाइम्स शिफ्टेड, तो कैपिटल कई बार शिफ्ट होता था ना। अगर राजा को लगता है कि ये जगह कैपिटल के लिए ठीक नहीं है, तो कोई दूसरी जगह वो चूज करता था कैपिटल के लिए। आगे देखते हैं। आगरा वॉज अकबर्स कैपिटल, तो अकबर का कैपिटल, अकबर ने अपना कैपिटल कहाँ पे बनाया? आगरा में बनाया। तो हर बार 1 मार्क के क्वेश्चन, 2 मार्क के क्वेश्चन बच्चों आ सकते हैं इस चैप्टर में से आराम से। एंड देन फतेहपुर सिकरी, देखते हैं। एंड देन फतेहपुर सिकरी विच बिकेम द न्यू कैपिटल सिटी गेन्ड इंपॉर्टेंस, तो आगे जाके आगरा के बाद कौन कैपिटल बना? फतेहपुर सिकरी, ठीक है। इट वॉज द कैपिटल टाउन एंड ऑल्सो अ रिलीजियस टाउन, तो फतेहपुर सिकरी जो है वो कैपिटल टाउन भी था और रिलीजियस टाउन था। वाई फतेहपुर सिकरी वॉज अ कैपिटल टाउन एंड रिलीजियस टाउन? तो आंसर यहाँ पे आएगा बिकॉज ऑफ द दरगाह ऑफ शेख सलीम किश्ती, ठीक है। तो ये शेख सलीम किश्ती की दरगाह भी वहां पे थी, और वहां पे राजा ने अपना कैपिटल भी बना के रखा था। तो रिलीजियस टाउन भी बन गया और कैपिटल टाउन भी बन गया। एक ऐसा ही दूसरा भी टाउन था जो शाहजहां ने बनाया था, उसका नाम था शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद, अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैपिटल टाउन इज शाहजहानाबाद बिल्ट बाय शाहजहां, ठीक है। तो ये भी एक ऐसा कैपिटल था जो रिलीजियस टाउन भी था और कैपिटल टाउन भी था। तो बच्चों जहां जहां पे भी कोई नाम आता है किसी भी चीज का, वो सब आपको अंडरलाइन करके रखना है। और आपको चैप्टर पढ़ते वक्त ही अंडरलाइन करके ये बताना है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है या आंसर बन सकता है। ऐसा नहीं कि एग्जाम आएगी तब जाके आप चैप्टर पढ़ो और फिर देखो कि भाई क्वेश्चन कितने बने, क्योंकि टीचर तो चैप्टर के अंदर से भी क्वेश्चन बनाते हैं ना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। टेम्पल्स एंड पिलग्रिमेज टाउन्स, टेम्पल्स तो आपको पता है जहाँ पे मंदिर होते हैं। पिलग्रिमेज टाउन मतलब ऐसा टाउन जहाँ पे बहुत ही फेमस मंदिर है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। चलो आगे पढ़ते हैं। रिलीजन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन दोज डेज। टेम्पल्स एंड पिलग्रिमेज टाउन गेन्ड इंपॉर्टेंस बिकॉज, क्यों टेम्पल और पिलग्रिमेज टाउन बहुत इंपॉर्टेंट थे? उसका आंसर इतना है, ठीक है, इतना मैंने अंडरलाइन कर दिया। So temples and pilgrimage town gained importance because of the devotees who thronged the towns to worship their deities. बेटा टेम्पल्स और पिलग्रिमेज टाउन क्यों इतने इंपॉर्टेंट हो गए? क्योंकि यहां से ना दूर दूर से बहुत सारे भक्त लोग आते थे। डिवोटीज मतलब भक्त। तो ये लोग आते थे, इन लोग की बहुत बड़ी भीड़ आती थी, और ये लोग अपने देवी देवता, अपने भगवान को पूजने के लिए वहां पे उस टाउन में आते थे, क्योंकि उस टाउन का जो टेम्पल था वो बहुत फेमस था, राइट। Such towns created opportunities for sculptors, painters, musicians, flower shops and people of other professions. अब ऐसी जगह जहां पे बहुत बड़ी भीड़ आने वाली है, बहुत सारे लोग आएंगे, तो वहां पे कोई ना कोई काम तो सबको मिल ही जाएगा ना। कोई मूर्ति बनाएगा, कोई पेंटिंग करेगा, कोई म्यूजिशियन होगा, कोई फ्लावर शॉप अपनी खोल देगा, ठीक है। तो हर तरह के वहां पे लोग मिल जाते थे और उनको काम मिल जाते। कोई ना कोई चीज आप बेच सकते हो, खरीद सकते हो, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ आएगी तो कुछ ना कुछ काम होगा ना सबका। आपने देखा होगा मंदिर के आसपास में बहुत सारी दुकानें होती है ना। तो बस ऐसा ही बच्चों। तंजोर वॉज अ टेम्पल सिटी एंड फेमस कैपिटल सिटी ऑफ चोलास, तो चोलास की टेम्पल सिटी और कैपिटल सिटी कौन थी? तंजोर थी, राइट। फिर मदुराई, तिरुपति, मथुरा वर वर सम अदर टेम्पल टाउन्स इन दोज डेज, तो उस दिनों में मदुराई, तिरुपति, मथुरा ये सब भी टेम्पल टाउन थे, बहुत फेमस थे, ठीक है। और पिलग्रिमेज टाउन कौन कौन से थे? बनारस, इलाहाबाद एंड वृंदावन, ये अभी भी पिलग्रिमेज टाउन है, बहुत फेमस है। मतलब यहाँ पे बड़े बड़े मंदिर हैं जिसकी वजह से भक्तजन वहां पे जाके दर्शन करते हैं। सिमिलरली दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एट अजमेर मेड द टाउन अ हब ऑफ डिवोटीज एंड पिलग्रिम्स, ठीक है बच्चों। ये तो आप सबको पता होगा कि जो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, वहां पे बहुत सारे लोग जाते हैं हर साल, ठीक है, दर्शन करने के लिए। तो वो भी बहुत ही फेमस टाउन बन चुका था उस टाइम पे। अब आपको पता है बच्चों के जब मुगल लोगों का राज होगा, तो मुगल लोग
अपने रिलीजन के बारे में भी तो कुछ ना कुछ करेंगे ना, तो उन्होंने अपना ये सब बनाया था और उस टाइम पे बहुत ही पब्लिक जाती थी, अभी भी जाती है। अब बच्चों देख लेते हैं आगे, ट्रेडिंग एंड बिजनेस टाउन्स। तो ऐसे टाउन जहाँ पे ट्रेडिंग होता है, मतलब व्यापार होता है, और अच्छे से बिजनेस भी होता है। व्यापार मतलब क्या, यहाँ से आपने सामान खरीदा और दूसरी जगह पे जाके बेच दिया, बस उसी को बोलते हैं ट्रेडिंग। From the point of view of business and trade, towns develop if they were producers of raw products or because of the presence of ports and harbors or major trade routes to foreign lands. तो देखो, बिजनेस और ट्रेड वाले टाउन कैसे डेवलप होते हैं, वो तभी डेवलप होंगे जब वहां पे कोई रॉ मटेरियल बनता है। ठीक है, मान लो कहीं पे राइस बहुत अच्छे से बनता है, राइस बहुत अच्छे से वहां पे उगाया जाता है, बहुत सारा राइस बनता है, तो लोग वहां पे जाएंगे ना राइस खरीदने के लिए। ठीक है, और हो सकता है अगर वो समुद्र किनारे पे हो, वो वहां पे पोर्ट हो, ठीक है, तो वहां से बड़े बड़े समुद्र के जहाज जाते हो, हार्बर हो मतलब बड़े बड़े जहाज वहां पे आते हो। ठीक है, तो बहुत सारा माल सामान उसमें चढ़ाया जाता है, उतारा जाता है, और वहीं से फिर सामान जाता है दूसरे देशों में, बड़े बड़े देशों में, यूरोप के, अफ्रीका के देशों में, वहां से सामान जाता था। एट टाइम्स टाउन्स डेवलप बिकॉज ऑफ, देखो कई बार टाउन डेवलप होते थे बिकॉज ऑफ द क्राफ्टमैनशिप ऑफ मास्टर क्राफ्टमैन हु ट्रेन्ड पीपल एंड टॉट देम वेरियस स्किल्स लाइक वीविंग एंड एम्ब्रॉयडरी। तो कई बार टाउन डेवलप होते इस वजह से भी कि वहां के जो कारीगर हैं वो बहुत फेमस है, या फिर वहां पे कोई मास्टर क्राफ्टमैन होगा, बहुत मास्टर कारीगर होगा, जो अपनी कोई भी चीज को बहुत अच्छे से बनाता होगा। ठीक है, और वो मास्टर कारीगर जो होगा, जैसे गोल्ड स्मिथ है, लुहार है, पॉटरी है, ठीक है, पॉटर है, तो ये सब अलग अलग अपना सामान बनाते हैं, कोई ना कोई सर्विस देते हैं। तो ये लोग अपने दूसरे लोगों को ट्रेनिंग भी देते थे, तो कई लोग वहां पे जाते ट्रेनिंग करने के लिए, सीखने के लिए जाते। तो मास्टर क्राफ्टमैन जो होता वो छोटे छोटे कारीगरों को सिखाता भी था कि भाई कैसे कपड़े बुनना है, कैसे मिट्टी के बर्तन बनाने हैं, कैसे ज्वेलरी बनानी है, एम्ब्रॉयडरी कैसे करनी है, तो वो सब सिखाया भी जाता था। Ahmedabad was famous for cotton and silk, whereas Hampi, Surat and Masulipatam were important trade centers. तो उस टाइम पे ट्रेड सेंटर कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे? अहमदाबाद, हम्पी, सूरत और मसूलीपट्टनम। अहमदाबाद फेमस था कॉटन और सिल्क के लिए, बाकी सब जो फेमस थे वो भी ट्रेडिंग सेंटर्स थे। अब बच्चों आगे देखते हैं। देयर वर टू टाइप्स ऑफ कमर्शियल टाउन्स। देखो दो तरह के कमर्शियल टाउन थे, तो क्वेश्चन आ सकता है ना कि व्हाट वर द टू टाइप्स ऑफ कमर्शियल टाउन्स। एक था इनलैंड ट्रेडिंग टाउन और दूसरा पोर्ट टाउन्स। बेटा कमर्शियल टाउन का मतलब भी आप वही बोल सकते हो कि यहाँ पे भी भारी मात्रा में बिजनेस होता है। एक होता है इनलैंड ट्रेडिंग टाउन, मतलब कि वो चारों तरफ लैंड से घिरा हुआ है। ठीक है, एक ऐसी जगह है जिसके चारों तरफ पानी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चारों तरफ लैंड ही लैंड है, तो वो इनलैंड ट्रेडिंग टाउन बन जाएगा। और पोर्ट टाउन क्या होगा? पोर्ट टाउन मतलब ये समुद्र है, तो समुद्र के पास में वो टाउन है, समुद्र के पास में वो टाउन है, तो वहां पे बड़े बड़े शिप, बड़े बड़े जहाज आएंगे ना, तो वो पोर्ट टाउन कहलाएगा। फिर बेटा यहाँ पे वंडरफुल टू नो में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, आपको हो सकता है क्वेश्चन आ जाए यहाँ से। मार्को पोलो इज प्रोबेबली द मोस्ट फेमस वेस्टर्न ट्रेवलर हु ट्रेवल्ड ऑन द सिल्क रूट। बेटा सिल्क रूट मतलब वो रास्ता जिस रास्ते से बड़े बड़े बिजनेस होते थे, जहां से चाइना से, इंडिया से सामान जाता था यूरोप की तरफ, खासकर सिल्क जाता था, उस टाइम पे बहुत फेमस था। ठीक है, वो हिज जर्नी अलोंग हिज जर्नी थ्रू एशिया लास्टेड फॉर 24 ईयर्स। ये 24 साल तक इस रास्ते पे मतलब रहा, अलग अलग जगह पे रुका, अलग अलग किंगडम में रुका। ही बिकेम अ कॉन्फिडेंट ऑफ कुबलाई खान। तो कुबलाई खान का वो काफी खास इंसान बन गया था, रूलर ऑफ चाइना, एंड ट्रेवल थ्रू द होल ऑफ चाइना। तो वो चाइना में पूरा ट्रैवल करता रहा, कुबलाई खान का काफी अच्छा मतलब भरोसेमंद साथी बन गया था। ठीक है, ही रोट अ ट्रेवेलॉग ऑफ हिज जर्नी। ट्रेवेलॉग का मतलब क्या होता है कि आप कहीं पे ट्रेवल करने निकले हो और आप 10-20 दिन मान लो घूम के जा रहे हो, ये तो 24 साल की बात है, मैं आपको खाली एग्जांपल दे रहा हूँ। आप 10-20 दिन तक आप 4-5 जगह पे घूमने जा रहे हो, और आप जहां पे भी घूमने जा रहे हो, मान लो आपके पास में मोबाइल है नहीं, ठीक है, आप कॉल नहीं कर सकते, आपके पास खाली नोटबुक और पेन है मान लो। अब पुराने जमाने में तो ऐसे ही था ना, तो वो लोग क्या करते थे, जो भी ट्रैवल करते वक्त जो भी कुछ देखते थे, ऑब्जर्व करते थे, वो लिखते थे।
और ऐसी बुक जिसमें उनकी पूरी पूरी जर्नी लिखी हुई है कि भाई आज क्या हुआ, आज मैंने क्या देखा, यहाँ पे ऐसा होता है, ये होता है। तो इस तरह की बुक को बोलते हैं ट्रेवलॉग। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रेवलॉग बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में तो आ रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। इस वीडियो को फिर से देख लेना ताकि रिवाइज कर सको। और इस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप पढ़ोगे तब जाके समझ में आएगा आपको ठीक से कि भाई कौन सा राइट आंसर है, ठीक है। क्राफ्ट टाउन देखते हैं। मैनी टाउन्स डेवलप ड्यू टू देयर स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट। बेटा कई सारे टाउन ऐसे थे जहाँ पे स्पेशल कुछ चीज बनती थी। कहीं पे कुछ अजीब टाइप की मूर्तियां बनती हो, कहीं पे लकड़ी का बहुत सामान अच्छा मिलता हो। तो वैसे उस वजह से भी टाउन डेवलप हुए। किंग्स एंड नोबल्स हु नीडेड लग्जरी गुड्स एंकरेज द ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट टाउन। बेटा क्राफ्ट टाउन में क्या मिलता होगा? बहुत ही कीमती कीमती सामान मिलते थे। वो सामान जो राजा महाराजा, जो बड़े बड़े मंत्री अपने यहाँ पे घर में लगवाते होंगे, जो पहनते होंगे, जो रखते होंगे। ऐसे बड़े बड़े सामान, मूर्तियां, पेंटिंग, आप अलग अलग चीजें बता सकते हो। तो किंग्स और नोबल्स इनको लग्जरी गुड्स अच्छे लगते थे। लग्जरी गुड्स मतलब ऐसे ऐसे सामान जिनके कीमत बहुत ज्यादा होती है। जैसे अभी आप एग्जांपल के तौर पे आईफोन है ना, आईफोन वो भी एक लग्जरी गुड है। मतलब ऐसा नहीं कि मोबाइल अलग अलग मिलते नहीं है, बट आईफोन का होना मतलब बहुत बड़ी बात होती है, राइट। एक स्टेटस होता है सोसाइटी में, तो वैसा ही लग्जरी गुड उसको बोलते हैं। द कैपिटल सिटी ऑफ द किंगडम ऑफ गोलकोंडा, हैदराबाद, वॉज फेमस फॉर जैम कटिंग। बेटा टिक कर लो इसको। तो जो जैम कटिंग के लिए फेमस था, ज्वेलरी के लिए फेमस और जैम कटिंग के लिए फेमस कौन था? हैदराबाद में गोलकोंडा किंगडम थी, किंगडम ऑफ गोलकोंडा, वो इसके लिए फेमस था। बिदार वॉज फेमस फॉर, अब बिदार जो किंगडम थी वो किसके लिए फेमस थी? फॉर इट्स बिदरी वर्क। बेटा बिदरी वर्क क्या होता है? बिदरी वर्क आप लोग एक बार गूगल में इमेज में डाल के देखना बिदरी वर्क कैसा होता है, ठीक है। ओके। तो बच्चों यहाँ पे अब एमसीक्यू है। तंजावुर वॉज अ कमर्शियल टाउन, टेम्पल टाउन, दोनों था ना ये, तो यहाँ पे आंसर आपका ये आएगा सी, ठीक है। सी आपका आंसर आएगा। दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इज एट, कहाँ पे है वो? अजमेर में है, राइट। तो आंसर ये अच्छा है कि आप लोग को टेक्स्ट बुक के अंदर ही क्वेश्चंस आ जाते हैं टॉपिक के अंदर, तो अच्छा है। इंपॉर्टेंट बिजनेस कम्युनिटीज। उस टाइम पे बिजनेस कम्युनिटीज, बिजनेस करने वाले कौन कौन से ऐसे लोग थे जो बिजनेस करते थे? तो ट्रेडर्स एंड क्राफ्टमैन वर इंपॉर्टेंट बिजनेस कम्युनिटीज। ट्रेडर्स मतलब व्यापारी, और क्राफ्टमैन मतलब कारीगर जो अपने अपने स्किल से अलग अलग चीजें बनाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सबसे बिजनेस करने वाली कम्युनिटी थी, ठीक है। देयर वर मेनली टू काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स, और दो तरह के ट्रेडर थे। एक तो बिग ट्रेडर और दूसरे स्मॉल ट्रेडर, ठीक है। तो बिग ट्रेडर क्या करते थे? तो बिग ट्रेडर्स वर रिच एंड ओन्ड शिप्स एंड बोट्स एंड इवन ट्रेडेड अब्रॉड। तो बड़े बड़े जो ट्रेडर्स थे, रिच ट्रेडर, वो लोग क्या थे? वो लोग बहुत ही ज्यादा अमीर थे, उनके पास बड़े बड़े शिप थे, बड़े बड़े जहाज, बोट थे। तो अगर इनके पास ये सब होगा तो ये लोग क्या करेंगे? इंडिया से सामान लेंगे और बाहर दूसरे देश में जाके बेच देंगे, ऐसा, ठीक है। द स्मॉल ट्रेडर्स ऑपरेटेड लोकली इन यूटिलिटी प्रोडक्ट्स लाइक स्पाइसेस, क्लोथ और इवन क्राफ्ट। तो जो छोटे व्यापारी होंगे ना बेटा, छोटे व्यापारी क्या करेंगे? छोटे छोटे सामान बेचेंगे। जैसे रोजमर्रा की जो जिंदगी के सामान हैं, जो लोग रोज यूज कर सकते हैं या मंथली यूज करते हैं, ठीक है, ऐसे सामान सिंपल सिंपल। जैसे मसाले, कपड़े, या इवन छोटे मोटे क्राफ्ट, ठीक है। मिट्टी के बर्तन हो गए, है ना, अलग अलग चीजें, लोहे की चीजें, वैसे। ट्रेडर्स फॉर्म्ड गिल्ड्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। अब ट्रेडर्स लोग क्या थे? ये मैं यहां से पढ़ाना रह गया बेटा, इधर से। क्राफ्टमैन वर पैट्रोनाइज्ड बाय द मुगल्स हु इवन एनकरेज द मास्टर क्राफ्टमैन टू कंडक्ट वर्कशॉप्स, कारखानाज, टू ट्रेन पीपल। तो ये जो क्राफ्टमैन लोग थे वो कौन लोग थे? वो बड़े बड़े विद्वान लोग थे, समझ लो कि बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही स्किल्ड क्राफ्टमैन थे। जो बड़े कारीगर होते हैं ना, जो किसी चीज को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, वो कोई अगर इलेक्ट्रिशियन है तो बहुत अच्छा इलेक्ट्रिशियन है मान लो, ठीक है। कोई अगर मूर्ति बनाता है तो बहुत अच्छी मूर्ति बनाता है। तो इस तरह से जो मास्टर कारीगर होंगे ना, उनको राजा महाराजा ये लोग भी तो एंकरेज करेंगे ना। तो पैट्रोनाइज करना मतलब क्या? उनको सपोर्ट करना। तो मुगल लोग जो थे, मुगल लोग इस तरह के कारीगरों को सपोर्ट करते थे। पैट्रोनाइज करना मतलब क्या? सपोर्ट करना। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं भाई?
उनको रहने के लिए अच्छी जगह दे सकते हैं, फिर उनके काम के लिए अच्छे से पैसे दे सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं, जो भी आपको सामान चाहिए आप बताओ हम लोग ला के देंगे, ऐसा। तो इस तरह से मुगल लोग जो थे वो मास्टर क्राफ्टमैन को तो खूब सपोर्ट करते और उनको कहते कि भाई तुम्हें जो ये काम आता है ये काम आप दूसरों को भी सिखाओ, उनको भी ट्रेनिंग दो। तो उसके लिए वर्कशॉप करते थे और उस वर्कशॉप को बोलते हैं कारखाना। ठीक है। नॉर्मली कारखाने का मतलब क्या होता है कि ऐसी जगह जहाँ एक छोटी सी फैक्ट्री जैसे जहाँ पे माल सामान प्रोड्यूस होता है। बट कारखाना मतलब एक्चुअली में वो जगह जहाँ पे एक मास्टर क्राफ्टमैन सामान तो प्रोड्यूस करता ही है बट साथ में लोगों को ट्रेनिंग भी देता है कि भाई ये होता है, इस तरह से किया जाता है काम, ऐसे। ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों। Traders formed guilds to protect interest. These guilds laid down rules for its members to streamline policies and regulations for the benefit of all. अब देखो जितने भी व्यापारी लोग होंगे वो तो चाहेंगे ना कि भाई हम लोग अगर कोई सामान खरीद रहे हैं तो उस सामान को हम लोग उसका प्राइस हम लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकें। और इसी ग्रुप के अंदर, इसी ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर कोई दूसरा बाहर का बंदा नहीं आना चाहिए। अगर आ भी जाए तो हमारी परमिशन के बिना वो दुकान ना खोले। तो गिल्ड का मतलब क्या होता है? गिल्ड का मतलब कि ट्रेडर्स का ग्रुप, और वो ग्रुप अपने ट्रेडिंग लोगों के बारे में सोचेगा कि भाई हमारे बिजनेस में नुकसान ना हो, हम अपने बारे में कैसे सोच सकते हैं। ठीक है। तो वो सारे रूल्स और नियम मार्केट के बनाते थे कि भाई मार्केट में सामान इतने में बिकेगा, इतने में होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे सामान बिकता है, इस तरह से कहा जाता है। तो वो पॉलिसीज बनाते थे और वो लोग रेगुलेशंस बनाते थे, मतलब रूल्स बनाते थे ताकि सारे व्यापारियों को प्रॉफिट हो, लॉस ना हो। ठीक है, उनके बारे में भी कोई सोचे। राइट। ट्रेडर्स यूजुअली ट्रेवल टुगेदर इन लार्ज कैरवान्स। अगर ट्रेडर्स को ट्रेवल करना होता तो वो अपने बड़े बड़े ग्रुप बना के ट्रेवल करते। और वो बड़े ग्रुप को क्या बोलते हैं? कैरवान बोलते हैं। कैरवान मतलब क्या? बहुत सारा सामान लाद दिया, अपने लोगों को ले लिया, अपने ग्रुप को पूरा ले लिया, और फिर ट्रेवल करना एक सिटी से दूसरे सिटी, एक किंगडम से दूसरे किंगडम। और ऐसे कौन लोग थे? ऐसे थे बंजाराज। द बंजाराज वर अ ट्रेडिंग ग्रुप दैट ट्रेडेड इन फूड स्टफ। तो बंजारा लोग वो थे जो कि खाने पीने का जो सामान होता है ना, फूड स्टफ, वो बहुत सारा लेके ट्रेवल करते और अलग अलग सिटी में जाके बेचते थे, अलग अलग टाउन में जाके, विलेज में जाके बेचते। दे जनरली मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ऑब्वियसली बंजारा मतलब वही लोग जो पूरे ग्रुप के साथ, अपनी फैमिली के साथ सारा सामान लेके यहाँ से वहां मूव करते रहते। कुछ दिन रुकेंगे कहीं पे, कुछ दिन कहीं दूसरी जगह पे रुकेंगे, ऐसे। ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों। स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ ट्रेड। तो सबसे इंपॉर्टेंट आइटम कौन सी थी? स्पाइसेस मतलब मसाले, टेक्सटाइल मतलब के कपड़े, कपड़े से बने हुए चीजें और कपड़े वाली चीजें, वो टेक्सटाइल में आएगा। तो ये सब सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी जो ट्रेवल, जो ट्रेडिंग होती थी जिनकी। दीज वर एक्सपोर्टेड टू ट्रेडर्स ऑन द पोर्ट्स ऑफ रेड सी, पर्शियन गल्फ, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। तो ये जो सारी चीजें थी वो एक्सपोर्ट की जाती थी। इनका मतलब एक्सपोर्ट होता था रेड सी, पर्शियन गल्फ, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ यहाँ पे चीजें बेची जाती थी, इंडिया से वहां तक जाती चीजें। ओके बच्चों, तो अब हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टाउन्स। इसमें सबसे पहले है हम्पी। द फेमस सिटी ऑफ हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर था उसका कैपिटल था हम्पी, और वो बहुत ही फेमस सिटी थी। A spectacular city with magnificent forts and beautiful temples, Hampi was also strategically located. मतलब यहाँ पे ब्यूटीफुल टेम्पल्स तो थे ही, बड़े बड़े शानदार किले, फोर्ट्स तो थे ही, बट इसके साथ में इसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी थी। नॉर्थ साइड में एक रिवर थी जिसका नाम है तुंगभद्रा, और बाकी तीनों तरफ रॉकी ग्रेनाइट रिजेस थी। मतलब आप बोल सकते हो कि पत्थरों की ऐसी बड़ी लाइंस, बहुत बड़े बड़े पत्थर तीनों तरफ थे जो कि इसकी नेचुरल बाउंड्री के तरीके से काम करते थे। आगे पढ़ते हैं। द ruins ऑफ हम्पी टेल अस इट्स स्टोरी ऑफ लॉस्ट स्प्लेंडर एंड फेबुलस वेल्थ। द सिटी was planned in such a way that it was protected by forts, outlying fields and a 20 किलोमीटर लॉन्ग वाटर चैनल। देखो बच्चों, तो यहाँ पे ना ये हम्पी जो सिटी है वो अभी नहीं है। अगर आप अभी जाके देखोगे तो वहां पे सिर्फ खंडर मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो पुराने जमाने की जो जो बनाई गई थी स्ट्रक्चर वो आपको मिलेंगे, बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे।
तो उसके हिसाब से पता चलता है कि यहाँ पे कितना जबरदस्त तरीके से डेवलपमेंट हुआ था, इनके पास कितना ज्यादा पैसा था। ठीक है। और वो इतने अच्छे से प्लान किया गया था कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए चारों तरफ फोर्ट्स भी थे, और उसके आसपास में फील्ड मतलब खेत भी थे, आउटलाइंग फील्ड्स, और एक तरफ 20 किलोमीटर लॉन्ग वाटर चैनल थी, मतलब ये। ठीक है। वाटर चैनल मतलब कि जिस तरह से नदी होती है, तो नदी से थोड़ी सी छोटी उसको बोलेंगे नहर। तो नहर थी 20 किलोमीटर लॉन्ग। आप बोल सकते हो वो आई थिंक रिवर तुंगभद्रा के बारे में इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं। ठीक है। तो एक इतनी जबरदस्त सिटी के आसपास में नेचुरल इस तरह की अगर बाउंड्री होगी, तो उसके ऊपर अटैक करने से पहले कोई सोचेगा ना, क्योंकि ये नेचुरल बाउंड्री एक तरीके से इस सिटी को बचाती है, डिफेंस देती है, डिफेंस का काम करती है। ओके। बच्चों आगे देखते हैं। आपको इसमें ना जब भी देखना हो कि अच्छे से ये क्या था कैसा था, तो उसको आप गूगल इमेजेस में जाके देख सकते हो, और यहाँ पे एक आपको फोटो दिया हुआ है। ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे सारे पत्थर हैं, ये ग्रेनाइट के पत्थर, और यहाँ पे ये पूरी सिटी ऐसे बनाई गई है, और इससे भी बड़ा होगा। ये तो खाली एक फोटो है। चलो आगे बच्चों पढ़ते हैं। द हम्पी आर्किटेक्चर वॉज डिस्टिंक्टिव। मतलब हम्पी आर्किटेक्चर देखने में एकदम अजीब था, एकदम यूनिक था। Hampi enjoyed its prime position during the 15th 16th century. It was a hub of cultural and commercial activities. देखो इतनी फेमस सिटी थी, तो इसका आर्किटेक्चर भी एकदम अलग अलग था। ठीक है, बाकी सबसे एकदम अलग था। और हम्पी की जो लोकेशन है 15th और 16th सेंचुरी में, जो हम्पी की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसके वजह से इसको बहुत फायदे हुए, काफी फायदे हुए। ऐसी जगह पे ना लोग बहुत सारे आते हैं कारोबार करने के लिए, व्यापार करने के लिए, ट्रेडिंग बिजनेस एक्टिविटीज। और स्पेशली जब जहां पे कहीं पे भीड़ इकट्ठा होती है, तो वहां पे लोग अपने रिलीजियस फेस्टिवल्स भी मनाते हैं। तो वो एक कल्चर का भी सेंटर बन जाता है, वहां पे कल्चरल एक्टिविटीज भी काफी होती थी, और कमर्शियल एक्टिविटीज भी होती थी। हम्पी वॉज एन इम्पॉर्टेंट कॉटन एंड स्पाइस ट्रेड सेंटर। तो हम्पी सबसे इंपॉर्टेंट किसके लिए था? कॉटन और स्पाइस ट्रेड सेंटर के लिए था। ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों चीजों का व्यापार बहुत अच्छे से होता था, और यहाँ पे देश भर के, दुनिया भर के लोग आते होंगे। यस। ट्रेडर्स फ्रॉम पर्शिया, अरेबिया, बर्मा, चाइना, और बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड जो इंडो इंडियन ओशन में है, वो सब के सब लोग यहाँ पे आते थे व्यापार करने के लिए। ऑब्वियसली यहाँ से माल सामान खरीद के ले जाते होंगे और अपने देश में बेचते होंगे, राइट? या फिर यहाँ पे आके कुछ अपना सामान बेचते होंगे। यूरोपियन मर्चेंट्स ऑल्सो बॉट कॉटन एंड स्पाइसेस फ्रॉम हम्पी। तो यूरोप के जो मर्चेंट्स थे वो भी यहाँ पे आते थे। ठीक है। अब धीमे धीमे आपको पता होगा बच्चों कि यूरोपियन लोगों को अगर पता चल गया भाई यहाँ पे स्पाइसेस, कॉटन, ये सब बहुत अच्छा मिलता है, तो उनकी नज़र धीमे धीमे इस तरफ आएगी ना, कि भाई यहाँ से आ जाते हैं, हम लोग लेते हैं। तो व्यापार तो बहुत पहले से होता था, लेकिन अगर यूरोपियन लोग आना चाहते हैं जिस रास्ते से, उस रास्ते को अगर ब्लॉक कर दिया जाए, ठीक है, तो यूरोपियन लोग दूसरा रास्ता सोचेंगे ना। तो वैसे ही हुआ था जब वास्को डिगामा इंडिया की तरफ आए थे, तो उनको एक नया रास्ता खोजना था। ठीक है। तो वो पूरा यूरोप से फिर साउथ अफ्रीका को टच करते हुए फिर वापस पूरा गोल घूम के इंडिया की तरफ आए, क्योंकि जो बीच का रास्ता था, जो कि स्विस कैनाल और मतलब अरेबिक कंट्रीज के बीच में से होके जाना का रास्ता था, वो ब्लॉक कर दिया गया था। इसीलिए इसीलिए यूरोपियंस ने एक नया रास्ता ढूंढा इंडिया की तरफ। टेम्पल्स वर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज। आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द Mahanavami platform where the king received guest and accepted tribute। तो देखो टेम्पल्स, वहां पे टेम्पल्स में क्या होता है? कल्चरल एक्टिविटीज होती है सारी। ठीक है। कोई भी पूजा पाठ हो गया, कोई फेस्टिवल मनाना हो गया, तो टेम्पल के आसपास में टेम्पल को सेंटर लेकर मनाते हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट ने ये फाइंड आउट किया कि भाई ये जो महानवमी प्लेटफॉर्म है, ये वो प्लेटफॉर्म था जहाँ पे राजा, वहाँ के राजा को दूर दराज से आए हुए जो गेस्ट थे, वो वहां पे आते थे, राजा उनको रिसीव करते थे। और राजा जितना भी वो लोग कोई भी गिफ्ट लेके आते थे, ठीक है, गिफ्ट लेके आते, कुछ भी लेके आते, तो वो वहां पे एक्सेप्ट करते, और गेस्ट लोगों को भी वहां पे रिसीव करते थे। 1565 हम्पी वॉज डिफीटेड बाय दिल्ली सुल्तान्स। तो 1565 में बहुत बड़ी एक इवेंट होती है, वहां पे हम्पी के रूलर को दिल्ली सुल्तान्स वाले हरा देते हैं, और उसके बाद वहां से हम्पी का फिर डिस्ट्रक्शन चालू हो जाता है। इट वॉज फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड्स दैट हम्पी फेल इनटू रूइंस। रूइंस मतलब बर्बादी स्टार्ट हो गई वहां से। ठीक है। बच्चों अब चलो आगे देखते हैं। अब जहां जहां पे भी किसी का नाम आता है, किसी चीज का नाम आता है, कोई रीजन दिया होता है,
तो वो आप लोग को टिक करना है और उसी के ऊपर से नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि टीचर लोग चैप्टर के अंदर से कहीं से भी क्वेश्चन बना सकते हैं ना, तो वो आपको पता होना चाहिए भाई। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक पोर्चुगीज ट्रैवलर था जिसका नाम था डोमिंगो पेस। उसने हम्पी के बारे में कुछ लिखा था, 16th सेंचुरी में वो यहाँ पे आया होगा। तो उसने क्या लिखा है, एट द एंट्रेंस ऑफ द गेट वेयर दोज पास हु कम फ्रॉम गोवा, दिस किंग हैज मेड विद इन इट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिटी फोर्टिफाइड विथ वॉल्स एंड टावर्स। बेटा एंट्रेंस पे ये बता रहा है कि एंट्रेंस पे एक बड़ा सा गेट है, और वहां पे जो लोग गोवा से आते हैं ना, वो लोग वहां से यहाँ से होके जा रहे हैं जब, तो दिखाई देता है कि राजा ने कितनी बड़ी बड़ी दीवारें बना के रखी हैं, कितना बड़ा किला बना के रखा है, बड़े बड़े वॉल्स बना के रखी हैं दीवारें, ठीक है, ताकि पूरी सिटी को चारों तरफ से प्रोटेक्ट किया जा सके। एंड दीज वॉल्स आर नॉट लाइक दोज ऑफ अदर सिटीज, बाकी सारी सिटी की जैसे ये वॉल नहीं है। रिमेंबर, ये पोर्चुगीज ट्रेवलर है, तो इसने जो पहले नहीं देखा होगा वो यहाँ पे इसने देखा, ठीक है। बट आर मेड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग मेशनरी सच एज would be found in a few other parts, and inside very beautiful rows of building made after their manner with flat roofs। तो वो ये सब डिस्क्राइब कर रहा है कि अंदर किस तरह, किस गजब तरह की बिल्डिंग्स थी, बहुत ही अच्छे से डिजाइन की गई, जो कि दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में, कुछ ही पार्ट्स में होगा ऐसा। और अंदर बिल्डिंग की पूरी एक लाइन थी, जैसे हमने फोटो में देखा था ना अभी ऊपर, तो वैसी बिल्डिंग की पूरी लाइन थी जिसकी फ्लैट रूफ थी। आप बोल सकते हो शायद ये इसकी बात कर रहा है। वेयर इज इट? आई थिंक इट विल बी हियर। हाँ, इसकी बात कर, देखो ये फ्लैट रूफ है ना पूरी, ये पूरी फ्लैट रूफ है। तो इस तरह से पूरे उसके बारे में डिस्क्राइब करा था ये पोर्चुगीज ट्रैवलर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बच्चों। अब बात करते हैं दूसरी सिटी की, बहुत ही फेमस सिटी उस टाइम की, सूरत। सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर तापी। अंडरलाइन करो बच्चा, बैंक ऑफ रिवर तापी, यहाँ पे मतलब ताप्ती रिवर के पास में सूरत एस्टेब्लिश था। ड्यूरिंग द मिडवल टाइम्स सूरत वाज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट एज वेल एज अ ट्रेडिंग टाउन। तो सूरत अगर एक रिवर के पास में है तो यहाँ पे बड़े बड़े जहाज आके रुकेंगे, और अगर जहाज आके रुकेंगे तो अपना माल सामान यहाँ पे उतारेंगे, या तो यहाँ से माल सामान ले जाएंगे। तो इसलिए वो ट्रेडिंग टाउन भी बहुत इंपॉर्टेंट था और इंपॉर्टेंट पोर्ट भी था। As a result of its strategic position, it became the gateway of trade with West Asia via the Gulf of Hormuz। तो क्योंकि ये इसकी जो लोकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ऐसी जगह पे लोकेटेड है कि यहाँ पे आराम से बड़े बड़े जहाज आ सकते हैं, लोग ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ से ट्रेड और मतलब व्यापार होता था वेस्ट एशिया के साथ में, ठीक है। तो वेस्ट एशिया के साथ में अगर आपको व्यापार करना है तो सबको यहीं से होके जाना पड़ता था, ठीक है। तो इसी तरीके से ये गेटवे बन गया। गेट होता है ना जहां से सब लोग आते जाते रहते हैं, ठीक है। जैसे आपके स्कूल का गेट होगा, तो वैसे ही ये गेट के तरीके से था। अगर किसी को वेस्ट एशिया की तरफ जाना है तो यहाँ से होके वो जाएंगे तो उनको फायदा होगा, ओके। और यहाँ से होके जाएंगे, फिर आगे जाके गल्फ ऑफ ऑर्मूज, अगर आप ज्योग्राफी में देखोगे मैप में तो गल्फ ऑफ ऑर्मूज ये वेस्ट एशिया के पास में ही है, मतलब कि आप बोल सकते हो इस्लामिक कंट्रीज के पास में है, ठीक है। बेटा ज्योग्राफी जब पढ़ो तो आपके पास में मैप भी होना चाहिए, सॉरी हिस्ट्री जब पढ़ो तो साथ में मैप अगर रखोगे तो आप फटाफट लोकेशन देख सकते हो। सूरत बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट मुगल ट्रेडिंग पोर्ट। अब इतना इंपॉर्टेंट था तो सूरत, जो मुगल के टाइम पे भी सूरत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तो वहां पे भी ट्रेडिंग बहुत जबरदस्त होती थी। इट ऑल्सो बिकेम अ मेजर ओवरलैंड रूट फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली। मतलब कि आगरा और दिल्ली से अगर कोई आ रहा है तो वो सूरत होके ही जाएगा, ऐसा। तो ये एक तरीके का बीच में एक मेन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क बन गया, जहां से लोग आते और जाते थे, ठीक है। तो जो भी आगरा दिल्ली से आते थे वो इस तरफ से होके ही जाते थे नीचे की तरफ, मतलब साउथ इंडिया की तरफ। सूरत वॉज फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड देयरफॉर बिकेम अ मेजर सेंटर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल्स अलोंग विद इंडिगो एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो देखो सूरत किस चीज के लिए फेमस था, अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस था, मतलब कपड़े का व्यापार था वहां पे, बहुत ही जबरदस्त कपड़े वहां पे बनते थे और इसी का व्यापार होता था। तो इसीलिए यहाँ के जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट थे वो अलग अलग कंट्री में एक्सपोर्ट होते थे, एक्सपोर्ट होते, खासकर इसमें इंडिगो भी होता था और बाकी सारी चीजें भी। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि भाई सूरत जो था वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस था, और यहाँ पे मुगल लोगों ने भी समझ लिया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, तो यहाँ पे विजिट करके ही वो लोग जाते थे आगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बच्चों। द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड अ ट्रेडिंग फैक्ट्री इन सूरत
इन 1612। तो ये इंपॉर्टेंट है, टिक कर लो, अंदर से आ सकता है ना क्वेश्चन कि भाई ब्रिटिश लोगों ने अपनी ट्रेडिंग फैक्ट्री सूरत में कब एस्टेब्लिश की, 1612 में। और डच लोगों ने अपनी ट्रेडिंग फैक्ट्री यहाँ पे डाली, फॉलोड बाय द फ्रेंच इन 1664। तो फ्रेंच लोगों ने 1664 में अपनी ट्रेडिंग फैक्ट्री डाली। तो पहले ब्रिटिश ने, फिर डच लोगों ने, और फिर फ्रेंच लोगों ने। आगे बच्चों देखते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश्ड एंड इन 1689 on an average 100 ships from different countries were found to be anchored at the port at any time। वाओ, मतलब 1689 की टाइम की बात है। यहाँ पे ट्रेड और कॉमर्स मतलब बिजनेस की सारी एक्टिविटी, माल सामान लेना बेचना, ये सब कुछ 1689 की बात है। उस टाइम पे अगर आप सूरत को देखते तो वहां पे किसी भी टाइम पे, किसी भी दिन पे वहां पे आपको हंड्रेड्स ऑफ शिप्स मिलती, अलग अलग कंट्रीज की हंड्रेड्स ऑफ शिप्स वहां पे आई होती। इस तरह का ये जबरदस्त प्लेस था। अब बच्चों यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर ताप्ती। ठीक है, ट्रेडर्स फॉर्म ब्लैंक टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। ट्रेडर्स ने क्या बनाया था, गिल्ड। ठीक है, गिल्ड मतलब वो उनका ग्रुप होता है ट्रेडर्स का, जिसमें ट्रेडर्स ये ध्यान रखते हैं कि भाई हमें हमारे भले के बारे में हमें ही सोचना पड़ेगा ना। तो हमें लोग मार्केट के रूल्स और रेगुलेशन बनाएंगे, हमें लोग डिसाइड करेंगे मार्केट में कौन सी चीज कितने में बिकेगी, है ना। और बाहर वालों को एंट्री देनी है या नहीं देनी है, अगर देनी है तो कैसे देंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एज ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश्ड, रूल्स वर स्ट्रीमलाइंड एंड ऑफिसेज सेट अप एट सूरत। देखो अगर वहां पे व्यापार बनेगा तो उस व्यापार को कंट्रोल करने के लिए कोई परफेक्ट ऑफिस बनना चाहिए, वहां पे रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए। तो जैसे जैसे यहाँ पे व्यापार बनता गया तो वहां पे ऑफिस सब लोग बनाने लगे, अपने रूल्स सेटअप करने लगे, भाई इस तरह से व्यापार होगा। ठीक है, ट्रेडर्स लोग यही करेंगे ना फिर। The custom house where traders paid their taxes and the mint where traders from foreign countries exchanged currency were some of the offices set up to trade with Mughal Empire। अगर किसी को मुगल एम्पायर के साथ ट्रेड करना होता, मतलब जब मुगल एम्पायर था तब की बात है, कि जब किसी को मुगल एम्पायर के साथ ट्रेड करना होगा और वो बाहर से आ रहा है, तो वो क्या करेगा, सूरत में जब आएगा तो सूरत के रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से उससे टैक्स लिया जाएगा। तो ट्रेडर यहाँ पे टैक्स देगा। और अगर वो यूरोप से आ रहा है तो वो यूरोप की करेंसी लेके आएगा ना, यूरोप का अपना एक पैसा होगा। और वो पैसा यहाँ पे आके, जहां पे मिंट ऑफिस है, जहां पे मतलब मुगल एम्पायर का पैसा बनता है, छपता है, ठीक है, बनाया जाता है, तो वहां पे आके अपनी फॉरेन करेंसी को देगा और यहाँ की करेंसी लेगा। और तब जाके वो मुगल एम्पायर के साथ किसी भी तरह का व्यापार कर पाएगा। However, सूरत experienced a decline towards the end of 17th century। अब 17th century की टाइम पे क्या हुआ कि सूरत धीमे धीमे डिक्लाइन होने लगा, यहाँ की इंपॉर्टेंस, यहाँ की ट्रेड एक्टिविटीज सब खत्म होने लगी। मैनी फैक्ट्रीज वर रिस्पॉन्सिबल, सॉरी मैनी फैक्टर्स। अब देखो बच्चा आ सकता है क्वेश्चन के भाई सूरत डिक्लाइन क्यों हुआ। ठीक है, तो ये यहां से लेकर आप आगे तक लिखोगे कि भाई सूरत क्यों डिक्लाइन हुआ, उसके रीजंस क्या है, बहुत सारे उसके रीजन है। मराठा लीडर शिवाजी डिस्ट्रॉयड इट इन 1664। एक तो ये रीजन है कि भाई मराठा लीडर जो थे शिवाजी, उन्होंने 1664 में सूरत को डिस्ट्रॉय किया था। ऑल्सो एज द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड, मार्केट्स एंड प्रोडक्टिविटी वर लॉस्ट। जैसे जैसे मुगल एम्पायर खत्म होता जा रहा था ना, एक एक करके जो कमजोर राजा आ रहे थे, ठीक है, औरंगजेब के बाद जितने भी राजा थे वो कमजोर राजा थे। ठीक है, तो वो सब आ रहे थे, तो यहाँ पे इस इतने बड़े सेंटर को वो लोग संभाल नहीं पा रहे थे, इतनी बड़ी सिटी को जहाँ पे इतने सारे देश के लोग आते हैं ट्रेडिंग करते हैं, तो उसको संभाल नहीं पा रहे थे। तो यहाँ की प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी मतलब क्या, यहाँ पे जो भी माल सामान बिकता है, जो भी होता है, अब वो कम हो गया। द पोर्चुगीज बिगेन टू कंट्रोल द सी रूट एंड देयर वाज कंपटीशन फ्रॉम बॉम्बे वेयर द ईस्ट इंडिया कंपनी शिफ्टेड इट्स हेडक्वार्टर्स इन 1668। तो बेटा 1668 में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर सूरत से हटा के बॉम्बे कर दिया था। ठीक है, अभी का जो मुंबई है वो उसका पुराना नाम है बॉम्बे। तो वहां पे अब अगर बॉम्बे फेमस होने लगेगा तो वो भी एक ट्रेडिंग सेंटर बन जाएगा। तो ये ट्रेडिंग सेंटर अब सूरत को कंपटीशन दे रहा था। ठीक है, और पोर्चुगीज लोगों ने सी रूट को कंट्रोल करके रखा था। ठीक है, तो जब पोर्चुगीज लोग आए थे तो वो चाहते नहीं थे कि हमारे बाद यहाँ पे और भी कोई आए, तो उन्होंने करीब 100 साल तक इस प्लान को सीक्रेट रखा कि भाई इंडिया की तरफ आने का रास्ता जो है उसको हम लोग सीक्रेट रखेंगे। लेकिन धीमे धीमे पता तो चल ही जाता है ना। तो पोर्चुगीज लोगों ने ये सी रूट को कंट्रोल किया था, जिससे काफी सारे लोग फिर सूरत नहीं आ पाते थे। और बॉम्बे भी अब सूरत को कंपटीशन दे रहा था।
क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब के अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यहाँ पे आई थी ना व्यापार करने के लिए इंडिया में, इसी बहाने से आए थे वो लोग। फिर धीमे धीमे देखा कि यार यहाँ पे तो बहुत पैसा है, यहाँ पे तो हम लोग कंट्रोल और कर पाएंगे। फिर उन्होंने यहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ना चालू किया था। ठीक है। तो बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब किसकी कंपनी थी? वो ब्रिटिशर्स लोगों की कंपनी थी। ठीक है। तो वो उनका हेडक्वार्टर बॉम्बे शिफ्ट हो गया 1668 में। कब हुआ? 1668 में हुआ। तो इन सब के वजह से सूरत डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। लेकिन अभी भी, अभी क्या है, अभी सूरत एक मेजर कमर्शियल सेंटर है। यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री अभी भी बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत गजब से। क्योंकि पूरे इंडिया में जो भी कपड़ा सस्ता मिलता है वो यहाँ पे बहुत सस्ता कपड़ा मिलता है। और यहाँ से बहुत सारे व्यापारी कपड़ा खरीद के ले जाते हैं और अलग अलग इंडिया के स्टेट्स में जाके बिजनेस करते हैं अपना। प्लस यहाँ की डायमंड इंडस्ट्री भी बहुत फेमस है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं दूसरी सिटी की जिसका नाम है मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम नाम से पता चलता है ना भाई साउथ इंडिया का ही होगा कहीं। मसूलीपट्टनम का दूसरा नाम क्या है? मछलीपट्टनम। वॉज द नेम ऑफ अ पोर्ट टाउन। पोर्ट टाउन बेटा, पोर्ट टाउन मतलब जहां पे बड़े जहाज आके रुकते हैं वो भी पोर्ट टाउन कहलाएगा। इसका मतलब क्या होता है? मछलीपट्टनम, मछली है ना, फिश। तो इसका, इसके नाम का मतलब क्या है? अ फिश पोर्ट टाउन, मतलब यहाँ पे मछलियां ही मछलियां मिलती होंगी, इसीलिए तो नाम पड़ा मछलीपट्टनम। It is situated in the bank of it is situated in the Bay of Bengal on the river Krishna। तो कृष्णा रिवर है, उसी के बैंक पे ये एस्टेब्लिश्ड है। और ये बे ऑफ बंगाल जो है आपका सी, ठीक है, तो वहां पे जो रिवर है कृष्णा, उसके पास में ही ये एस्टेब्लिश्ड है। मसूलीपट्टनम वॉज इनिशियली फाउंडेड बाय द ट्रेडिंग अरब्स who found their way from the Red Sea to southern India in 14th century। तो बेटा ये मसूलीपट्टनम जो है, इस टाउन को किसने एस्टेब्लिश किया? इस टाउन को फाउंड किया अरब लोगों ने। अरब के जो ट्रेडर्स थे वो यहाँ पे आने लगे और यहाँ पे आके ये लोग अपना व्यापार करने लगे। तो ट्रेडिंग अरब्स ने इसको फाउंड किया था, क्योंकि ये लोग रेड सी के जरिए फिर साउथ इंडिया की तरफ आ रहे थे। तो यहाँ पे इन्होंने अपना सेंटर बनाया। It was towards the end of 16th century that a new sea link was established between मसूलीपट्टनम and the west। तो 16th सेंचुरी के अंदर ऐसा हुआ कि भाई एक नया रास्ता खोजा गया। ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में मसूलीपट्टनम किस किस रास्ते से जाएंगे? ठीक है। तो मसूलीपट्टनम से वेस्ट की तरफ कैसे जाएंगे? तो एक नया समुद्री रास्ता ढूंढा गया 16th सेंचुरी में। आगे देखते हैं बच्चों। मसूलीपट्टनम was and still famous for and is still famous for its कलमकारी वर्क। तो वो कलमकारी वर्क के लिए अभी भी फेमस है, पहले भी फेमस था, अभी भी फेमस है। अब कलमकारी का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे बेटा टिक कर लेना, ये क्वेश्चन आ सकते हैं ना, छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। कलम का मतलब होता है पेन और कारी का मतलब होता है वर्क। मतलब पेन से आप कोई काम करते हो, दैट इज कलमकारी। अच्छा, तो साड़ी एंड क्लोथ मटेरियल वर पेंटेड विद द हेल्प ऑफ नेचुरल डाइज विद अ कलम और अ पेन मेड ऑफ बैम्बू। मतलब बैम्बू की पेन बनती थी जिसको आप कलम बोलोगे, और उसी कलम के अंदर नेचुरल डाइज मतलब नेचुरल कलर्स को मिला के अलग अलग कपड़ों को पेंट किया जाता था। साड़ी को और बाकी सारे क्लोथ मटेरियल को पेंट किया जाता, इसी को बोलते हैं कलमकारी। ठीक है बेटा, जो भी ना समझ में आए एक बार गूगल में इमेजेस में देख लेना। ठीक है, और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा, आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। कलमकारी टेक्सटाइल्स वर एक्सपोर्टेड टू साफाविड एम्पायर इन पर्शिया। पर्शिया मतलब क्या? देखो अभी का जो ईरान है, ईरान, वो पुराने जमाने का पर्शिया आप बोल सकते हो। तो यहां से जो कलमकारी जो कपड़ा था, ठीक है, टेक्सटाइल, वो पर्शिया के अंदर साफाविद एम्पायर को एक्सपोर्ट किया जाता। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, टिक कर लो इसको। तो कलमकारी टेक्सटाइल वर एक्सपोर्टेड टू विच एम्पायर? इट वॉज साफाविद एम्पायर। मसूलीपट्टनम डेवलप्ड एज अ मैन्युफैक्चरिंग सेंटर एंड इन 17th सेंचुरी इट वॉज अ सिटी ऑफ वीवर्स एंड डायर्स। तो आगे जाके मसूलीपट्टनम में मैन्युफैक्चरिंग भी होने लगा, मतलब चीजें बनने लगी। ठीक है। तो 17th सेंचुरी में यहाँ पे वीवर्स और डायर्स, डायर्स मतलब कलर लगाने वाले, है ना, कपड़ों में कलर करने वाले। वीवर्स मतलब कपड़ा बुनने वाले, कपड़ा सीलने वाले। तो ये यहाँ पे बहुत सारे आके लोग बस गए, तो ये उसका सिटी बन गया पूरा। अगर कोई पूछता होगा भाई मसूलीपट्टनम क्या है, अरे वही ना जहाँ पे
वीवर्स और ट्रेडर्स और डायर्स रहते हैं, बस वही। इट वॉज इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी दैट ट्रेड बिगेन टू डिक्लाइन स्पीडीली। बेटा 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में, मतलब आप बोल सकते हो कि 1801 वहां से इनमें इनके जो ट्रेड में डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया बहुत तेजी से। अब आप बोल सकते हो, अब अगर आपने हिस्ट्री अगर पढ़ी तो आपको पता होगा कि ये सब कैसे हुआ। ठीक है, अंग्रेजों की वजह से ये होने लगा। अंग्रेजों ने हर जगह को अपने फायदे के लिए ही इस्तेमाल किया, और पुरानी वाली जो जगह थी फेमस, उसको हटाते चले गए, या फिर उसका बिजनेस भी अपने हाथ में लेके सारा प्रॉफिट अपने देश में भेजते और यहाँ का पैसा लूट ले जाते। दिस सिटी वॉज इंपॉर्टेंट बिकॉज, अब ये मसूलीपट्टनम की इंपॉर्टेंट था बिकॉज इट वॉज द पोर्ट ऑफ गोलकोंडा। तो गोलकोंडा जो किंगडम थी उसका पोर्ट था ये, इसीलिए फेमस था। गोलकोंडा माइंस प्रोड्यूस द लार्जेस्ट। अब गोलकोंडा के अंदर माइंस भी थी, माइंस मतलब खान, है ना, जहां पे खुदाई होती है और अलग अलग मिनरल्स निकाले जाते हैं बड़ी मात्रा में, है ना, आयरन की माइन, कोल की माइन, राइट, वैसे। तो ये किसके लिए था? डायमंड्स के लिए फेमस था। मतलब कि यहाँ पे गोलकोंडा की जो माइन थी वहां पे डायमंड्स लोग बनाते थे, ठीक है। तो वहां पे डायमंड मिलता था तो फिर उसको साफ ऑफ करके पूरा अच्छे से और बनाते थे। मसूलीपट्टनम वॉज प्रॉस्परस ड्यू टू दिस ट्रेड ऑफ डायमंड्स एंड रूबीज। तो यहाँ पे डायमंड क्योंकि मिलता था जमीन से, इसको खोद के फिर निकालते थे लोग, और डायमंड को साफ करके, आपने देखा होगा नेशनल ज्योग्राफी में, डिस्कवरी में, कि किस तरह से अर्थ में से डायमंड निकाला जाता है। हर जगह पे नहीं मिलता, कुछ कुछ जगह पे ही। तो वहां पे रूबीज, रूबी भी आई थिंक कैसा मरून कलर का पत्थर होता है, चमकीला, रूबी। तो इन सब का यहाँ पे व्यापार होता था, और ये सारे पत्थर जाते वेस्टर्न कंट्रीज में। तो वेस्टर्न कंट्री के लोग खरीदते थे, खासकर यूरोप के लोग, मिडल ईस्ट एशिया के लोग। तो वहां से उनका पैसा हमारे इंडिया में आता, इसीलिए इंडिया में और भी ज्यादा पैसा होने लगा था। इसीलिए इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता है बेटा। चलो, अब मसूलीपट्टनम लॉस्ट इट्स इंपॉर्टेंस व्हेन बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास बिकेम ट्रेडिंग पोर्ट्स ऑफ द यूरोपियंस। तो यूरोपियन लोग जब इंडिया में आए ना, तो इन्होंने बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, इनको अपना ट्रेडिंग सेंटर बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो उसके वजह से जो पुराने वाले सेंटर थे वो तो बेचारे धीमे धीमे उनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी ना। तो इसी वजह से मसूलीपट्टनम की भी इंपॉर्टेंस धीमे धीमे कम हो गई। अब आई थिंक यहाँ पे कुछ लिखा होगा मसूलीपट्टनम के बारे में, छोटा सा पैराग्राफ, वो भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, किसी भी लाइन को छोड़ना नहीं है बच्चों, अगर एक बार पढ़ने बैठे तो पूरा पढ़ ही लो। मसूलीपट्टनम एज डिस्क्राइब बाय विलियम मैथवर्ड was a factor of the English East India Company in 1620। बेटा फैक्टर का मतलब क्या होता है? वो मैथ्स वाला फैक्टर, फैक्टर एंड मल्टीपल नहीं। फैक्टर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे उन्होंने अपना छोटा सा ट्रेडिंग सेंटर एस्टेब्लिश किया था, ट्रेडिंग सेंटर, और यहाँ पे अपना माल सामान रखते थे फिर ले जाते, उसी को वो लोग फैक्टर बोलते हैं। तो मसूलीपट्टनम को इंग्लिश की ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक फैक्टर बनाया था, मतलब अपनी छोटी सी फैक्ट्री जैसा बना दिया था वहां पे, ठीक है, 1620 में। अब उसके बारे में विलियम मैथवेल्ड ने क्या लिखा है? दिस इज द चीफ पोर्ट ऑफ गोलकोंडा वेयर द राइट वर्शिपफुल ईस्ट इंडिया कंपनी हैव देयर एजेंट। देखो किस, उसके बारे में कितना तारीफ की गई है। राइट मतलब अच्छा, वर्शिपफुल मतलब पूजा करने लायक, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब अपने यहाँ की तो तारीफ सब लोग करते हैं ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना यहाँ पे एजेंट बना के रखा था, यहाँ पे इनके एजेंट यहाँ पे रहते थे, और ट्रेडिंग व्यापार का सारा फैक्ट्री जैसा सामान यहाँ पे रखा जाता। इट इज अ स्मॉल टाउन बट पॉपुलस। छोटा टाउन है लेकिन यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है, लोग ज्यादा रहते हैं। अनवॉल्ड, चारों तरफ से ऐसा नहीं कि दीवाले हैं, अनवॉल्ड, दीवाले चारों तरफ से नहीं है यहाँ पे इस सिटी में। इल बिल्ट, ठीक से बनाया नहीं गया, इल बिल्ट मतलब ठीक से नहीं बनाया गया। एंड वर्स सिचुएटेड विद इन ऑल द स्प्रिंग्स आर ब्रैकिश, ब्रैकिश मतलब बहुत ही बेकार लोकेशन है, वर्स्ट सिचुएशन है इनकी, सिचुएटेड, इनकी लोकेशन बहुत ही बेकार है। आस पास में चारों तरफ क्या है? चारों तरफ यहाँ पे आसपास में झरने हैं, रिवर है, ये सब है। इट वॉज फर्स्ट अ फिश पोर्ट टाउन। तो ये बोलता है लेखक कि पहले ये फिश पोर्ट टाउन था, मतलब एक ऐसा प्लेस जहां पे शिप्स आके रुकती हैं, शिप आके यहाँ पे रुक सकती है, कैन एंकर, रुक सके। आफ्टरवर्ड्स द कन्वीनियंस ऑफ द रोड मेड इट अ रेसिडेंस ऑफ मर्चेंट्स एंड सो कंटिन्यूज सिंस अवर एंड द डच नेशन फ्रीक्वेंटेड दिस कोस्ट।
तो ये जो जिसने लिखा है ना विलियम, वो भी आई थिंक ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई बंदा होगा। तो ये बोलता है कि पहले तो ये फिश पोर्ट था, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे शिप आती है और वहाँ पे शिप एंकरिंग करती है, तब रुकेगी वहाँ पे शिप। एंकरिंग करना मतलब क्या, हाथ में माइक लेके बोलना ऐसा नहीं होता बेटा। एंकर, शिप कैन एंकर मतलब बड़ी जहाज वहाँ पे आके रुक सकती है, ठीक है। और बाद में क्या हुआ कि जब रोड डेवलप हो गए तो बड़े बड़े मर्चेंट्स लोग यहाँ पे आके अपना घर बना के रहने लगे। और मतलब टेम्पररी घर या परमानेंट घर यहाँ पे रहने लगे बना के। और अभी भी ये लोग रहते हैं। और ये कह रहा है कि हमारे बाद में फिर क्या हुआ कि डच नेशन वाले जो लोग थे वो भी यहाँ पे बार बार इस पोर्ट पे आते थे। तो उसके वजह से यहाँ की जनसंख्या बढ़ गई। अब यहाँ पे ज्यादातर आपको ट्रेडर्स मर्चेंट्स ये सब दिखेंगे। अब बेटा आगे देखते हैं। न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स। स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड द यूरोपियंस ड्यूरिंग 16th एंड 17th सेंचुरी। तो यूरोपियन लोग इंडिया में क्यों आए? स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स की वजह से आए, अट्रैक्ट होके आए कि यहाँ से खूब सारा खरीदेंगे और अपने यूरोप में जाके बेचेंगे बड़े भाव में, तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। The English, the Dutch, and the French government wanted to expand their commercial activities in the East with the help of their superior naval power. अब उनको पता था कि यहाँ पे भाई बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा बिजनेस यहाँ पे किया जा सकता है। तो इंग्लिश, डच और फ्रेंच की जो गवर्नमेंट थी, वो लोग चाहते थे कि हम लोग यहाँ पे और भी ज्यादा बिजनेस करें ईस्ट में, मतलब कि इंडिया के साथ में, और इंडिया के अलावा और भी बहुत सारी ईस्टर्न कंट्रीज हैं, इनके साथ में हम लोग खूब सारा बिजनेस करें। तो वो बिजनेस करने के लिए हमें इस जगह को कंट्रोल करना पड़ेगा ना। तो वो चाह रहे थे कि भाई अगर इस रास्ते पे कोई जाएगा तो हम उनको रोकेंगे। तो उनके बड़े बड़े जहाज, ठीक है, उनके साथ सैनिक, उसको बोलते हैं नेवल पावर। तो इनकी नेवी बहुत ही स्ट्रांग थी, डच लोगों की, इंग्लिश लोगों की, फ्रेंच लोगों की नेवी बहुत ही स्ट्रांग थी। तो उसके हिसाब से ये लोग इस समुद्री रास्ते को रोकते थे। तो बच्चों ये लोग कंट्रोल कैसे करते थे? देखो समुद्र में लोग अपने अपने जहाज वहां पे रखते थे, ठीक है, जो भी इस रास्ते पे आएगा उसको हम लोग रोकेंगे, उस पर अटैक करेंगे। क्योंकि वो नए नए लोग, अगर यूरोप के नए नए लोग अगर इधर आ गए तो वो लोग यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी करने लगेंगे, हमारा प्रॉफिट छीन जाएगा। इसीलिए डच, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती थी। समुद्री रास्ते पे लड़ाइयाँ होती रहती थी। एक दूसरे के जहाज डुबोते रहते थे, एक दूसरे पे अटैक करते रहते थे, ताकि ये लोग इंडिया के साथ व्यापार ना कर सके। या फिर इंडिया के साथ अगर किसी को व्यापार करना हो तो वो, अगर इंग्लिश वाला सोचेगा कि भाई मैं ये फ्रेंच को डच को हटा दूंगा तो सिर्फ मैं यहीं पे बचूंगा अकेला, फिर मैं ही सारा इनका सामान ले जाऊंगा, सारा व्यापार मैं ही करूंगा। ऐसा चाहते थे लोग, ठीक है। किसी भी बिजनेस में किसी को कंपटीशन अच्छा नहीं लगता, तो लोग क्या करते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स को हराना चाहते हैं, वहां से हटाना चाहते हैं। तो इंग्लिश लोग डच और फ्रेंच को हटाना चाहते थे, वैसे ही ये लोग भी इनको हटाना चाहते थे बस। आगे देखते हैं बेटा। Due to the increase in the demand of textiles, there was a sudden increase in people who took up crafts such as spinning, weaving, bleaching and dyeing. अब सबको पता है कि भाई टेक्सटाइल की डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है, तो उसके वजह से लोगों ने सोचा कि हमें टेक्सटाइल बिजनेस का कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। तो ये सब स्पिनिंग, वीविंग, ब्लीचिंग, डाइंग ये सब लोग सीखने लगे। On the other hand, this period also witnessed the decline of the independence of craftsmen as they had to weave cloth as per the demands of European agents. तो बच्चों यहाँ पे एक और स्टोरी बताई गई है, साथ साथ में क्या हो रहा था कि इसी टाइम पे ना यूरोपियन लोग जब यहाँ पे आ रहे थे तो जो उनके एजेंट थे वो अपने हिसाब से कपड़े लेते थे, ठीक है, अपने हिसाब से कपड़े बनवाते थे। तो उसी की वजह से क्या हुआ कि अब जो वीवर और क्राफ्टमैन हैं वो लोग बेटा अपनी आज़ादी से खुद अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते, वो एजेंट के हिसाब से वो काम करते। तो एजेंट उनको एडवांस देते तो उसके हिसाब से वो लोग अपना काम करते। इसीलिए अब वो उनकी इंडिपेंडेंस जो वो छिन गई थी, ठीक है। कई बार एजेंट्स लोग दबाव बनाते कि सिर्फ आप हमें ही बेचोगे, ठीक है, और किसी को नहीं बेचोगे क्योंकि आपने हमसे पैसा लिया है, इस तरह से। दिस पीरियड ऑल्सो सॉ द राइज ऑफ थ्री इंपॉर्टेंट सिटीज, बॉम्बे दैट इज मुंबई, कैलकाटा दैट इज कोलकाता एंड मद्रास। तो इसी टाइम पे ये तीनों सिटीज भी धीमे धीमे इंपॉर्टेंट बनने लगी, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स लोगों ने अपने अपने सेंटर बनाए थे, अपनी कोर्ट, COURT, अपनी कोर्ट्स एस्टेब्लिश की थी, ठीक है। यूनिवर्सिटीज भी यहाँ पे पहले बनाई थी इन्होंने। इसीलिए द यूरोपियन सेटअप एरियाज कॉल्ड ब्लैक टाउन्स इन दीज सिटीज। तो यूरोपियंस ने बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में ब्लैक टाउन्स भी सेटअप किए थे, ठीक है।
द क्राफ्टमैन एंड आर्टिशंस वर मूव्ड इनटू दीज एरियाज टू वर्क एंड लिव देयर। अब देखो ब्लैक टाउन क्यों इन्होंने एस्टेब्लिश किए इन सिटीज में, तीनों सिटीज में, क्योंकि जितने भी क्राफ्टमैन और आर्टिशंस लोग थे उन लोगों को बोला कि भैया अब तुम्हें यहाँ पे जाके रहना पड़ेगा और हमारे हिसाब से काम करना होगा। ऐसा, अगर काम करना है तो हमारे हिसाब से और यहाँ पे जाके रहो। तो वो सारे के सारे लोग यहाँ पे आ गए, इसीलिए इसको बोला गया ब्लैक टाउन्स, है ना। यहाँ पे इन तीनों सिटीज में उन्होंने ब्लैक टाउन्स बनाए जहाँ पे सिर्फ ये लोग रहेंगे, क्राफ्टमैन और आर्टिशंस लोग रहेंगे। द यूरोपियंस ऑन द अदर हैंड occupied the posh residential areas of Fort St. William in Calcutta and Fort St. George in Madras। तो बेचारे आर्टिशंस और क्राफ्टमैन इन लोग को ऐसे एरियाज में भेजा जहाँ पे उतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, ठीक है। और खुद कैसे एरियाज में रहते, खुद बहुत ही पॉश रेसिडेंशियल एरियाज में रहते। बेटा पॉश रेसिडेंशियल एरियाज का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हर तरह की सुविधाएं होती हैं, जहाँ पे अच्छे अच्छे मकान होते हैं, साफ सफाई होती है, अच्छा खाना मिलता है, बहुत सारी चीजें। तो उसको आप बोलोगे पॉश रेसिडेंशियल एरियाज, ठीक है। वो थे फोर्ट सेंट विलियम कलकत्ता में और मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो इनके ऊपर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना बच्चों कि भाई पॉश एरियाज कौन से थे जहाँ पे यूरोपियंस लोग रहते थे, और ट्रेडर्स और क्राफ्टमैन के लिए उन्होंने कौन से एरिया बनाए, ब्लैक टाउन बनाया। जहाँ ब्लैक टाउन कहाँ पे था, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में। अब बेटा बात करते हैं, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है, इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। इंडिया की तो बात हो गई, अब बाकी सारे कंट्रीज में उस टाइम पे क्या हो रहा था। तो यहाँ पे वास्को डगामा, जो फर्स्ट पोर्चुगीज या फिर आप बोल सकते हो कि फर्स्ट यूरोपियन जिसने इंडिया की तरफ का रास्ता ढूंढा, वो और क्रिस्टोफर कोलंबस, ये भी निकला था इंडिया की खोज में, लेकिन ये बाय मिस्टेक दूसरी तरफ चला गया और वहां से उसको लगा कि इसने इंडिया ढूंढा है। जब तक ये जिंदा था तब तक इसको यही लगता था कि भाई इसने इंडिया की तरफ का रास्ता ढूंढ लिया है, बट असली में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसको ढूंढा था, और वास्को डगामा था जिसने इंडिया की तरफ का रास्ता ढूंढा, ठीक है। इनके बारे में जरा पढ़ लेते हैं 5 मिनट। वास्को डगामा, अ पोर्चुगीज सेलर, was one of those who sailed across the Atlantic to African coast। अटलांटिक ओशन से अफ्रीकन कोस्ट को वहां पे जाते हुए फिर वहां से क्रॉस किया उसने इंडियन ओशन, ठीक है। देखो अटलांटिक, अफ्रीकन कोस्ट पे भी गया, अफ्रीकन समुद्री किनारा साउथ अफ्रीका आप बोल सकते हो, और वहां से इंडियन ओशन से होते हुए वो इंडिया की तरफ आया। हिज फर्स्ट जर्नी टुक मोर देन अ ईयर। तो जहां से निकला था अपने घर से, पोर्चुगल से, तो वहां से इंडिया आते आते उसको 1 साल लग गया बेटा, 1 साल। ऑब्वियसली बीच में कहीं ना कहीं पे रुका होगा, ठीक है, साउथ अफ्रीका में रुका होगा और अलग अलग जगह पे रुका होगा, ठीक है। ही रीच्ड इन कैलिकट इन 1498। 1498 में वो इंडिया में कैलिकट की जगह है वहां पे आया। रिटर्न टू लिस्बन, द कैपिटल ऑफ पोर्टुगल, द फॉलोइंग ईयर। और यहाँ पे रह के फिर उसके 1 साल बाद वो वापस अपने घर, पोर्टुगल का जो कैपिटल है लिस्बन, वहां पे चला गया वापस। और ये यहाँ पे बहुत सारा सामान ले गया था यहाँ से, ठीक है, बहुत सारा सामान खरीद के सस्ते में ले गया था और वहां पे जाके खूब बेचा और खूब प्रॉफिट कमाए, बहुत ज्यादा पैसा कमाया। आफ्टर हिज सक्सेस द रूट्स प्रूव टू बी प्रॉफिटेबल एंड ही वॉज फॉलोड बाय द इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच सेलर्स। जब यूरोपियन लोगों को पता चला यार ये वास्को डगामा नाम का जो बंदा है ना, इंडिया की तरफ जाके आया है, मतलब ये इतने सारे स्पाइसेस टेक्सटाइल्स वहां से लेके आया है, तो अगर ये इतना प्रॉफिटेबल है तो हम लोग भी जाके वहां से सामान खरीद के लेके आते हैं और हम लोग भी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो उसके बाद इंग्लिश, डच और फ्रेंच के सेलर्स भी इंडिया की तरफ आने लगे, सीक्रेटली वो रास्ता वो ढूंढने लगे। बच्चों आगे पढ़ते हैं फिर। द सर्च फॉर सी रूट्स टू इंडिया लेड टू अनदर डिस्कवरी। क्रिस्टोफर कोलंबस, एन इटालियन सेलर, डिसाइडेड टू सेल westwards across the Atlantic Ocean to find a route to India। देखो इंडिया की तरफ आने के लिए ना सब लोग अपना अपना रास्ता ढूंढना चाहते थे, ठीक है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने सोचा कि अगर मैं वेस्ट की तरफ जाता हूँ तो वेस्ट की तरफ अगर जाके अटलांटिक ओशन को क्रॉस कर दूंगा तो मैं इंडिया की तरफ तो आ ही जाऊंगा, है ना। तो वो भाई चला वेस्ट की तरफ, अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके उसने सोचा कि वो इंडिया की तरफ आ जाएगा। बट आपको पता है कि भाई अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके यूरोपियन कंट्री वाला कोई अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके अगर वेस्ट की तरफ आ रहा है तो वो तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की तरफ आएगा। वो तो हमें अभी पता है, पर पहले के जमाने में ये पता नहीं था। तो ही लैंडेड इन द वेस्ट इंडीज इन 1492। तो वो कहाँ पे आया, वेस्ट इंडीज, जो वेस्ट इंडीज कंट्री है ना, वहां पे वो 1492 में आ गया और उसको लगा कि उसने इंडिया खोज निकाला।
सेलर्स फ्रॉम स्पेन एंड पोर्चुगल वर क्लोज बिहाइंड हिम। तो स्पेन और पोर्चुगल के जो सेलर थे वो उसके पीछे पीछे ही थे। दे वेंट अ स्टेप अहेड एंड ऑक्यूपाइड लार्ज पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। तो उसके पीछे पीछे जो स्पेन और पोर्चुगल के जो सेलर्स बाकी सारे थे वो भी वहां पे आ गए, और उन्होंने वहां पे सेंट्रल और साउथ अमेरिका के बहुत बड़े बड़े लैंड पे कब्जा कर लिया। ठीक है। और कई बार ऐसा होता कि वो लोग कब्जा करने के चक्कर में वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो बेचारे आदिवासी थे, उन लोग को भी खत्म कर देते थे। उनके साथ भी लड़ाई झगड़ा होता, फिर उनको खत्म करके फिर वहाँ पे अपनी अपनी पब्लिक को लेके आते, अपने यूरोपियन लोगों को लेके आकर वहाँ पे रहने लगते। और कई बार वहाँ के आदिवासियों को पकड़ के उनको गुलाम बना के भी रखते थे। तो ये सब तो बहुत पहले से चलता आ रहा है। इस तरह से यूरोपियंस ने नए कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका इसको डिस्कवर किया, और ये सब के सब बहुत सारे लोग यूरोप में से निकल के यहाँ पे भी आके बस गए। ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ ही चैप्टर फिनिश होता है। बट यहाँ पे आप देखिए पॉइंट्स टू रिमेंबर है ना, पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसमें आप जो भी ये पॉइंट्स आप पढ़ेंगे तो वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मेन मेन पॉइंट्स हैं। बट इसके साथ साथ में आप क्या करना, अब आपने चैप्टर एक बार पढ़ लिया ना, तो इसके साथ में जो एमसीक्यूज है वो भी ट्राई करो, और फिल द ब्लैंक्स ये भी ट्राई करो। ठीक है। ऑलराइट। एमसीक्यूज भी देखो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है ना। कैपिटल टाउन का मतलब क्या होता है, और ये टाउन कैसे क्लासिफाई होते हैं। दो कंडीशन बताओ दैट वर रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग एंड बिजनेस टाउन्स टू डेवलप। ये सब का सब आपको टेक्स्ट बुक मिल जाएगा बच्चों। ठीक है। व्हाट वर ब्लैक टाउन्स। ठीक है, जस्ट हमने अभी पढ़ा ब्लैक टाउन्स किसके लिए था, क्राफ्टमैन और आर्टिशंस के लिए था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने बनाया था। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में बनाया था। ठीक है। और खुद कहाँ पे रहते थे, खुद पॉश टाउन्स में रहते थे। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ये चैप्टर पढ़ने के बाद अच्छे से फिर ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। ठीक है बच्चों, एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव तो कर ही लो। ऑलराइट। तो आशा है कि आप लोग को ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा अच्छे से। मैंने ट्राई तो किया, बट जहाँ पे भी आपको लगे कि नहीं सर ये नहीं आया, समझ मज़ा नहीं आया, तो आप लोग वो भी लिख सकते हो कि सर आई डिड नॉट लाइक। अगर अच्छा लगा हो तो बोल देना भाई कि हाँ इट इट रियली हेल्प यू। ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो और भी एक काम कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में। कोई भी सजेशन हो ना कि सर नहीं आप ऐसे पढ़ाओ तो और अच्छा लगेगा, या फिर सर आप इस चीज़ का मतलब नहीं बताए प्लीज़ बताओ, तो वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो बच्चों। और एक बात, हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रखा है। तो उस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आप उस ग्रुप में हमारे जो भी सॉल्यूशंस आते हैं, जो भी मैं बच्चों के डाउट सॉल्व करूंगा वो आप लोग भी देख पाओगे, और अपने डाउट भी आप लोग पूछ पाओगे। ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।